तो नेक्स्ट है गांधीवाद एवं मार्क्सवाद। तो गांधी व मार्क्स की साम्यता के आधार सामाजिक न्याय है यानी सोशल जस्टिस। फिर उसके बाद राज्यहीन वर्गहीन समाज, मानवतावाद, शारीरिक श्रम का महत्व, अंतर्राष्ट्रीयता यानी इंटरनेशनलिज्म। ये सब चीजें गांधी और मार्क्स के बीच की कॉमन है। क्या? सामाजिक न्याय, राज्य व वर्गहीन समाज, मानवतावाद, शारीरिक श्रम का महत्व एवं अंतर्राष्ट्रीयता। मार्क्स की भांति उन्होंने भी श्रम पर अधिक बल दिया है। उन्होंने कहा कि धन का वास्तविक स्वामी वह है जो सचेतन उत्पादन के लक्ष्य के साथ कुछ निश्चित मात्रा में श्रम लगाता हो। गांधी ने मार्क्स को पढ़ा था। उन्होंने कहा, मुझे स्वयं को गरीब से गरीब व्यक्ति के स्तर तक लाना है। पिछले 50 वर्षों से मैं यही करने का प्रयास कर रहा हूँ और इसी कारण मैं अगणित साम्यवादी होने का दावा कर सकता हूँ। गांधी जी ने मार्क्सवादी क्रांति की बजाय ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया जो हृदय परिवर्तन पर आधारित है। तो आप जो पूंजीपति हैं, कैपिटलिस्ट हैं, उनकी कॉन्शियसनेस को अपील करिए और फिर अपने लिए काम निकालवाइए तथा अहिंसात्मक है। ठीक है, वे अहिंसा के माध्यम से आर्थिक समानता लाना चाहते, तो वो हिंसा नहीं करना चाहते थे। बेसिकली बात ये, हालांकि यह एक कठिन कार्य है, पर उनका दृढ़ विश्वास था कि यदि हम साधनों पर ध्यान रखें तो एक दिन लक्ष्य साध तक जरूर पहुंच जाएंगे। अगर हमारे साधन पवित्र हैं तो हम ईश्वर को एक न एक दिन पा लेंगे। उन्होंने ये विचार थोरो, इमर्सन व टॉल्स्टॉय के साथ साथ जैन परंपरा एवं बाइबल से ग्रहण किए। उनके अनुसार अपवित्र साधनों के परिणाम भी अपवित्र होते हैं। उनके अनुसार राजकुमार का सिर काट देने से राजकुमार व किसान बराबर नहीं हो जाते। वे मानते हैं कि मात्र सत्याग्रह से ही समाजवाद की समाप्ति या समाजवाद की स्थापना की जा सकती है। सत्याग्रह से, सत्य का आग्रह करके, लोगों की कॉन्शियसनेस को अपील करके भी हम समाजवाद ला सकते हैं। आप राजकुमार का सिर काट देंगे, एक व्यक्ति तो मर जाएगा लेकिन उसकी विचारधारा कभी नहीं मरेगी। तो यही कहा जाता है कि आप किसी ब्राह्मण का विरोध करके आप ब्राह्मण तो मार सकते हैं, ब्राह्मण को मार सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद को आप नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि एक विचारधारा है। गांधी जी मर गए लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा है। तो विचारधारा को मारना बहुत कठिन होता है। असमानताएं क्या है? तो गांधी आध्यात्मवादी हैं यानी स्पिरिचुअल है, जबकि जो मार्क्स है ये मटेरियलिस्ट है, भौतिकतावादी है। गांधी का धर्म में अटूट विश्वास था, जबकि मार्क्स के अनुसार धर्म अफीम है। तो मार्क्स क्या कहता है कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस, ईश्वर की बजाय पैसा महत्वपूर्ण है। गांधी वर्ग सहयोग पर बल देते हैं, मार्क्स वर्ग संघर्ष व हिंसा पर बल देता है। फिर गांधी संपत्ति स्वामित्व का न्यायिकता सिद्धांत देते हैं यानी जस्टिसिव मॉडल ऑफ प्रॉपर्टी देते हैं, जबकि मार्क्स पूंजीवादियों की संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार करना चाहता है। गांधी की वर्गहीन समाज की स्थापना का आधार श्रम की गरिमा, मार्क्स निजी श्रम की समाप्ति चाहता है, निजी संपत्ति की समाप्ति चाहता है। और ये जो वर्गहीन समाज की स्थापना का आधार क्या है गांधी जी के लिए? श्रम की गरिमा, यानी हर व्यक्ति के श्रम को महत्वपूर्ण माना जाए, जबकि ये निजी संपत्ति को समाप्त करके वर्गहीन समाज बनाना चाहता है। फिर मार्क्सवाद में से हिंसा निकाल दें तो गांधीवाद होगा। यह धारणा केजी मसरूवाला की नजर में एक भ्रामक एवं गलत है। गांधी व मार्क्सवाद एक दूसरे से उतने ही भिन्न है जितना कि हरा रंग और लाल रंग आपस में भिन्न है। तो गांधी की बातें अलग हैं। गांधी केवल हिंसा की बात नहीं करते हैं, गांधी का जो स्पिरिचुअलिज्म है वो अलग है। मार्क्स मटेरियलिज्म की बात करता है, मार्क्स मेंटर को इंपॉर्टेंस देता है, जबकि जो गांधी है ये आइडिया को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो बेसिकली बहुत ही मूलभूत अंतर है। जहां पर मार्क्स क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है और जो गांधी जी हैं क्लास कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, तो थोड़ा सा अंतर तो है ही। गांधी के धर्म संबंधी विचार, तो गांधी के आदर्श समाज की धारशिला है, यानी रिलीजन के बेस पर ही धर्म को स्टैब्लिश किया जाएगा। सॉरी, जो आदर्श समाज है यानी जो आइडियल सोसाइटी है वो रिलीजन पर ही बेस्ड होगी। उनकी धर्म मानता है कि धार्मिक चेतना ही एक दृढ़ सामाजिक और राजनीतिक संरचना का विश्वसनीय आधार हो सकती है। गांधी जी ने धर्म संकीर्ण अर्थ को स्वीकार नहीं किया है, तो धर्म का उन्होंने संकीर्ण अर्थ नहीं स्वीकार किया है, हिंदू मुस्लिम ये वाला नहीं। उनके अनुसार धर्म शाश्वत व सार्वभौमिक नैतिक नियमों का संग्रह है। उन्होंने कहा, मेरे मत में धर्म का अर्थ है नैतिकता। मैं ऐसे किसी धर्म को नहीं मानता जो नैतिकता का विरोध करता हो या नैतिकता से परे कोई उपदेश देता हो। धर्म तो वास्तव में नैतिकता को व्यवहार में घटित करने की पराकाष्ठा है। धर्म क्या है? धर्म इज इक्वल टू इथिक्स, जो हम एथिक्स का पालन करते हैं। तो बेसिकली वो धर्म को पॉलिटिक्स में क्यों लाना चाहते थे? तो उनका मतलब है धर्म मतलब ये हिंदू मुस्लिम वाला, ये सांप्रदायिकता वाला धर्म नहीं। धर्म मतलब इथिक्स, इथिक्स मतलब नैतिकता, नैतिकता मतलब हम जो पॉलिटिक्स भी करें तो उसमें सदाचारिता का व्यवहार हो। हम लूट खसोट या
किसी के अहित करके पॉलिटिक्स ना करें। हम पॉलिटिक्स में एथिक्स लाएं, हम सर्व कल्याण की बातें करें, हम दूसरों के हित की बातें करें, हम स्वहित से गाइडेड ना हो। गांधी ने स्पष्ट कहा है कि धर्म ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को विवेकहीन मताग्रहों से मुक्त करती है। विवेक और दृष्टिकोण की व्यापकता ऐसे दो आधार हैं जिन पर किसी भी धार्मिक मान्यता का परीक्षण करने के ही उसे अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो बात विवेक सम्मत न हो और संकीर्णता दिखाए वह धर्म हो ही नहीं सकती। गांधी जी, दरिद्र नारायण की सेवा ही ईश्वर की भक्ति का सबसे अच्छा मार्ग है। फिर ऐसा ही स्वामी विवेकानंद भी बोलते हैं। गांधी जी ने कहा है कि विभिन्न धर्म तो एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग हैं। तो जैसा कि स्वामी जी बोलते हैं कि जो विभिन्न धर्म हैं वो नदियों की तरह हैं जिनका अंतिम स्रोत क्या है, समुद्र। ऐसे ही जो विभिन्न जो धर्म हैं वो नदियों की तरह हैं, समुद्र में मिलना चाहते हैं। तो सभी का लक्ष्य एक है। ऐसा नहीं है कि सभी धर्म है उनका अलग अलग लक्ष्य, सबका लक्ष्य एक है। जब हमारा लक्ष्य एक ही है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसकी प्राप्ति के लिए अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं, लक्ष्य तो एक ही है ना। संसद वेश्या व उदारवादी लोकतंत्र मछली बाजार है, यंग इंडिया में ऐसा उन्होंने लिखा है। तो गांधी ने उदारवादी लोकतंत्र को मछली बाजार कहा। जब आपने सुम्पीटर को पढ़ा था तो हमने देखा था, जब एलिट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि वो क्या कहता है कि ये एक मार्केट है। डेमोक्रेसी क्या है? एक मार्केट है जहाँ पर जो वोटर है वो क्या है, कस्टमर है, और जो नेता है वो सामान देने वाले व्यक्ति हैं या वो शॉपकीपर है जो अपने अपने सामान को बेचना चाह रहे हैं। तो ये मछली बाजार मानते हैं कौन? गांधी जी उदारवादी लोकतंत्र को। संसद को वेश्या कहते हैं। इसमें लोग स्वहित के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी अपने ही हित को, अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए लोग स्पर्धा करते हैं। कांग्रेस अपने हित को बढ़ाने के लिए, बीजेपी अपने हित को बढ़ाने के लिए। उनके अनुसार अंग्रेज एक ऐसी संसद द्वारा शासित है जो दिखावे व वैभव के प्रदर्शन से परिपूर्ण है, जिसमें निर्णय दलीय व निजी हितों के, तो इसमें जो संसद है इसमें निर्णय है दलीय व निजी हितों के आधार पर लिए जाते हैं, ना कि सर्वहित में। तो बीजेपी अपने हित को, अपने इंटरेस्ट को प्रोपोगेट करने के लिए निर्णय लेती है, और कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस अपने हित को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लेगी। ये निजी हित में निर्णय लिए जाते हैं, सर्वहित में निर्णय नहीं लिए जाते। गांधी ने ब्रिटिश संसद को बाज व वेश्या कहा है। उन्होंने कार्लाइल के आरोप को दोहराते हुए संसद को बातचीत की दुकान यानी टॉक शॉप कहा। और ऐसी ही बातें कौन करता है? मुसोलिनी बोलता था। मुसोलिनी और हिटलर जैसे लोग बोलते थे कि संसद क्या है, ये टॉक शॉप है, यहाँ बातें बस होती हैं और कुछ नहीं होता। बहुसंख्यकवाद के कारण उन्होंने उदारवादी लोकतंत्र की आलोचना की है। उनके अनुसार ब्रिटिश लोकतंत्र सिर्फ गिनने में विश्वास करता है, जिससे 50% मत प्राप्त हो वही विजेता होगा। अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के सामने झुकना पड़ता है। बहुसंख्यकवाद की बजाय गांधी जी ने सर्वसहमति और सहयोग पर आधारित सर्व कल्याण का समर्थन किया। एक कंसेंसस बेस्ड होना चाहिए और कॉपरेशन पर बेस्ड एक ऑल, जिसमें सभी व्यक्तियों के हित छुपे हों, ऐसा एक व्यवस्था होनी चाहिए। इस व्यापक दृष्टिकोण के लिए विवेकानंद व अरविंदो जैसे अपने पूर्ववर्तियों के विचारों का इन्होंने समर्थन किया है। फिर शासक वर्गों ने अपने निहित स्वार्थों के लिए लोगों को बांट रखा है। वही अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, लोग शासक वर्ग अथवा जातियों द्वारा लोकतंत्र के पवित्र नाम पर शोषित होते हैं। तो लोग क्या होते हैं? लोग शासक वर्ग और जातियों द्वारा लोकतंत्र के पवित्र नाम पर शोषित होते हैं। बिना छद्म आवरण के यूरोप के लोगों का शोषण हिंसा के द्वारा हो रहा है। उनकी नजर में फांसीवादी व नाजीवाद पश्चिमी साम्राज्यवाद के चरम रूप है। पश्चिमी लोकतंत्र को उन्होंने साम्राज्यवाद की नाजीवादी व फांसीवादी प्रवृत्तियों को छिपाने का लवादा मात्र माना है। फिर पश्चिमी देशों के छद्म लोकतंत्र के अलावा वे उनकी भौतिकतावादी सभ्यता और औद्योगिकरण को नापसंद करते हैं। उनका मानना है कि जब रोम ने बहुत अधिक समृद्धि प्राप्त कर ली तो उसका पतन हो गया। ऐसा ही मिस्र के साथ हुआ। राजसी व देवी कृष्ण के वंशजों व परिजनों का भी अधिक धनवान होने के कारण पतन हो गया। भौतिकवाद और विज्ञानवाद के प्रतिक्रिया में उन्होंने लिखा कि आवश्यकताओं के इस पागलपन ने हमें युद्धों की श्रृंखला, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नैतिक प्रतिष्ठा और मानवीय न्याय की समझ के विनाश और गहनतर आध्यात्मिक मूल्यों के पतन की ओर धकेला। गांधी जी ने कहा है कि आधुनिक सभ्यता बुराई व अंधकार की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है, यह अनैतिक है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया है कि समस्त आग्रह शक्ति से सेवा पर स्थानांतरित होना चाहिए। तो हमें अब शक्ति से किस ओर बढ़ना है? सेवा की ओर बढ़ना है। उत्पादन अपरिहार्य है, किंतु निजी संग्रह के लिए नहीं वरन सामाजिक सेवा के लिए ये होना चाहिए। तो उत्पादन तो अनिवार्य है, क्यों? उत्पादन नहीं होगा तो पेट कैसे भरेगा। लेकिन ये निजी संपत्ति इकट्ठा करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि सार्वजनिक हित के लिए होना चाहिए।
अब गांधी जी का विरोध भी होता है, तो राज सत्ता का विरोध, गांधी जी द्वारा विरोध किसका किया गया, सॉरी, तो राज्य सत्ता का विरोध किया, अतः राज्य के अंत व दार्शनिक अराजकता का इन्होंने समर्थन किया। तो ये राज्य को बेसिकली सोललेस मशीन मानते थे, और मानते थे कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस है, उसका एक रूप है। संसदीय लोकतंत्र का विरोध किया व वयस्क मताधिकार का समर्थन किया। फिर दलीय प्रणाली की बजाय दलहीन समाज की व्यवस्था की, या दलहीन यानी पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं। इस तरह जेपी भी बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण। औद्योगिकीकरण, उपभोक्तावाद, मशीनीकरण का विरोध एवं पुंज उत्पादन यानी कि जो अधिकाधिक उत्पादन है की बजाय जनपुंज उत्पादन व कुटीर उद्योगों पर इन्होंने बल दिया। मास प्रोडक्शन की बजाय प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, सीमित प्रोडक्शन होना चाहिए या पब्लिक प्रोडक्शन होना चाहिए। सॉरी, जो मास प्रोडक्शन है यानी कि आप बहुत मात्रा में प्रोडक्शन कर रहे हो, जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज करती हैं, डंप करती हैं चीजों को। जनपुंज उत्पादन में लोगों द्वारा उत्पादन होना चाहिए, प्रोडक्शन बाय पीपल, लोगों द्वारा उत्पादन होगा तो लोगों को स्वरोजगार मिलेगा और जो उनकी है समृद्धि होगी कुल मिला के। एवं कुटीर उद्योगों पर इन्होंने बल दिया। फिर आर्थिक बोझ के कारण द्विसदनीय व्यवस्था की बजाय एक सदनीय विधानमंडल का उन्होंने पक्ष लिया है। तो द्विसदनात्मक जो व्यवस्था होती है उसमें क्या है, खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए एक सदनीय व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए समय समय पर विचार उठता है कि क्या राज्यसभा को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है। हालांकि उसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी संकीर्ण व उग्र राष्ट्रवाद के विरोधी थे। वो कहा करते थे कि मेरा राष्ट्रवाद तीव्र अंतर्राष्ट्रीयवाद है। उनके अनुसार राष्ट्रवाद व अंतर्राष्ट्रवाद विरोधी नहीं है, एक व्यक्ति के राष्ट्रवादी हुए बिना अंतर्राष्ट्रवादी होना संभव है। तो अगर आप राष्ट्रवादी नहीं हैं तो आप अंतर्राष्ट्रीय कैसे हो सकते हैं? अगर आप राष्ट्रीय नहीं हैं या राष्ट्रवादी नहीं हैं तो आप अंतर्राष्ट्रीय कैसे हो सकते हैं? अब गांधी जी से प्रभावित लोग कौन कौन से हैं? तो पहले हैं मार्टिन लूथर किंग, यूएसए के श्वेत नागरिक अधिकार आंदोलन के नेता थे। आज के अत्यंत विनाशकारी अस्त्रों के युग में हमारे सामने दो ही विकल्प हैं, या तो हम अहिंसा को अपना लें या अपने अस्तित्व को मिटा दें। क्यों? क्योंकि अब बैलेंस ऑफ टेरर आ चुका है, यानी न्यूक्लियर वेपन आ गए हैं, तो अब उनसे हम बच नहीं सकते हैं। तो हमें अहिंसा ही अपनानी पड़ेगी एकमात्र लक्ष्य, या तो फिर मृत्यु ही वर्ण करना पड़ेगा। नेल्सन मंडेला की बुक का क्या नाम है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये बुक भी याद रखिएगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला की पुस्तक है। ये भी गांधी जी से प्रभावित थे, गांधी के बेसिकली सत्याग्रह और अहिंसा से प्रभावित थे। E.F. सुमाकर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, सुमाकर की यह पुस्तक पर्यावरण संरक्षण पर है। तो ये भी बेसिकली इकोलॉजिस्ट हैं ये, और ये भी गांधी जी से प्रभावित थे। बेसिकली जो गांधी जी ने कहा था ना कि इस पृथ्वी पर रहने के लिए बहुत कुछ है, यानी कि अगर एक व्यक्ति की नीड के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ग्रीड के लिए संसार भी कम पड़ जाएगा, 7 धरतियां भी कम पड़ जाएंगी। उसकी बात करते हैं कि व्यक्ति को प्रकृति के साथ साम्यता बिठा के जीना चाहिए। गांधी की मृत्यु पर महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा था कि भावी पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर सकेंगी कि उन जैसा हाड़ मांस का पुतला कभी इस धरती पर पैदा हुआ। चर्चिल इन्हें नंगा फकीर कहकर पुकारते थे। गांधी में कुछ महत्वपूर्ण विशेष है, उसके बारे में देख लेते हैं गांधी स्पेशल। तो गांधी ने होमो इकोनॉमिक्स की अवधारणा स्वीकार की, जिस पर आधुनिक अर्थशास्त्र व सभ्यता आधारित। बेसिकली जो होमो इकोनॉमिक्स है ये इकोनॉमिक मैन की अवधारणा देती है, इकोनॉमिक मैन की अवधारणा देती है। तो इसका मानना है कि जो एक व्यक्ति होता है वो रेशनल व्यक्ति होता है, रेशनल व्यक्ति होता है, और वो अपने इंटरेस्ट को फुलेस्ट यानी अंतिम तक उसको चेस करता है, उसको परस्यू करता है, और अपनी वेल बीइंग को एश्योर करने के लिए हर प्रकार की चीजें करता है। तो ये होमो इकोनॉमिक्स है। बेसिकली कुल मिला के इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट है कि एक व्यक्ति भौतिकतावादी है, इकोनॉमिक है, और वो अपने क्योंकि हित को समझता है इसलिए वो कुछ भी करने के लिए, निजी संपत्ति इकट्ठा करने के लिए स्वतंत्र है। गांधी के अनुसार समाजवादी अर्थव्यवस्था घोड़े के आगे गाड़ी रखने जैसी व्यवस्था है। गांधी जी ने कहा कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। गांधी ने मैसूर रियासत को रामराज के समतुल्य बताया था। फिर देसी रियासत अवध महाराष्ट्र के संविधान का प्रारूप गांधी जी द्वारा 1938-39 में तैयार किया गया था। एनिमेशन ने गांधी को रोलेट एक्ट के समय राजनीतिक बच्चा कहा था, पॉलिटिकल चाइल्ड कहा था। फिर जालियांवाला हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय समिति का गठन किया, जिसके गांधी जी भी सदस्य हुआ करते थे। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के लेखक व उसे पेश करने वाले गांधी जी ही थे।
असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के लेखक व उसे पेश करने वाले गांधी जी ही थे। गांधी जी चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं और इसे उनकी हिमालयन बंदर का नाम दिया जाता है। ये उनकी हिमालय जैसी भूल थी। गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जनमानस पूरी तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया था और हो सकता है कि अंग्रेजों को उसी समय भारत छोड़ना पड़ जाता, लेकिन गांधी जी ने उसको वापस ले लिया। गांधी और दास यानी चित्तरंजन दास का समझौता हुआ था 6 नवंबर 1929 को। गांधी जी, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के मध्य मुंबई में समझौता हुआ। दांडी यात्रा के समय भी गांधी जी ने कहा कि सत्य के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। सत्य के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की दांडी यात्रा को की नेपोलियन की एल्बा से पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से तुलना करते हैं। लॉर्ड विलिंगटन, अगर गांधी न होते तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती, ऐसा बोलते हैं। कौन? लॉर्ड विलिंगटन। अंबेडकर ने कहा कि गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उखाड़ते हैं, स्तर नहीं उठाते। तो ये धूल उखाड़ते हैं, स्तर नहीं उठाते हैं, अंबेडकर कहते हैं। प्रथम सत्याग्रह ट्रांसवाल विधायिका द्वारा एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल के विरुद्ध में किया गया था। द्वितीय सत्याग्रह 1908 में प्रारंभ हुआ, जो करीब 4 वर्षों तक चलता रहा। 30 जून 1914 को गांधी स्मर्श समझौता हुआ। गांधी ने इस समझौते को दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों के लिए मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। फिर गांधी ने जब अफ्रीका छोड़ा तो स्मर्श ने राहत की सांस ली और कहा कि संत ने हमारे तटों को छोड़ दिया है, मैं आशा करता हूं कि सदा के लिए ऐसा हो गया हो। इंग्लैंड के दैनिक पत्र मैनचेस्टर गार्जियन ने महात्मा गांधी की हत्या पर कहा कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे। तो वह राजनीतिज्ञों में महात्मा थे और महात्माओं में राजनीतिज्ञ। पंडित नेहरू ने क्या कहा कि हिंद स्वराज वर्तमान समस्याओं का हल ढूंढने में मदद नहीं कर पाती। तो हिंद स्वराज वर्तमान समस्याओं का हल ढूंढने में मदद नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्वराज को कॉन्सेप्ट दिया गया है, विकेंद्रीकृत स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया गया है, उससे वर्तमान समस्याएं को हल नहीं किया जा सकता। अभी हमें एक प्लान्ड इकोनॉमी की जरूरत है, हमें केंद्रीकृत इकोनॉमी की जरूरत है, जो इस प्रकार का व्यवस्था भारत में आई है, संविधान लिखने के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी आई है, उसे वही पूरा कर सकती है। गांधी जी का जो हिंद स्वराज में जो बातें दी गई हैं वो पूरी नहीं कर वो वर्तमान जो समस्याएं उनको हल नहीं कर पाएंगी। गांधी जी को मौलवी ने भिखारियों का राजा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आधुनिक युग के अजात शत्रु कहा। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने।